नहीं होती। तो ये चीजें आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया। अब आइए भारत के समसामयिकी के बारे में पहला क्वेश्चन आपको बता रहे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान प्रौद्योगिकी दिवस के बारे में हम बात कर रहे हैं 9 मई को, 10 मई को, 11 मई को, 12 मई को। 9 मई को, 10 मई को, 11 मई को और 12 मई को। 9 मई, 10 मई, 11 मई और 12 मई। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 9, 10, 11, 12। राहुल, हाँ जी सर, कर भला तो हो भला, बिल्कुल। गीता वर्मा सी, शोभना शर्मा नमस्कार, हरपुल सिंह सी, राकेश शर्मा सी, नरेंद्र ए और शोभना बी, गीता आज है सर, ज्ञान सिंह सी 11 मई, अमर सिंह सी, राहुल कानू सी, राकेश शर्मा सी, नरेंद्र नवीन सी। कुछ सी बताया, कुछ बी बताया, कुछ ए बताया, लेकिन अधिकतर सी बताया। देखिएगा, बिल्कुल आपका आंसर 11 मई आज ही है। तो 11 मई को मनाते हैं अपन। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी दिवस क्यों मनाते हैं? तो देखिएगा, हमने द्वितीय परमाणु परीक्षण जो पहले भी बता दिया था, द्वितीय परमाणु परीक्षण पोखरण जैसलमेर और जैसलमेर पोखरण में भी खेतलोई गांव, कौन सा गांव है? खेतलोई, खेतलोई गांव है, उसमें हमने किया था। किसके समय? 11 मई 1998 में। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे और जॉर्ज फर्नांडिस कौन हो गए? रक्षा मंत्री। और एपीजे कलाम का माइंड था इसके पीछे। और अब है वाजपेयी जी ने उसी समय नारा दिया था और 11 मई को दिवस और जय जवान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान, और जय विज्ञान का नारा दिया। ये लो दोस्तों, ये पूरा का पूरा आज के परिप्रेक्ष्य में बता दिया। विज्ञान प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई को। 11 मई को क्यों मनाया जाता है? तो द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में। पोखरण कहां पर है? जैसलमेर। और पोखरण का भी गांव है खेतलोई। कौन सा? खेतलोई। खेतलोई में किया। अब 11 मई 1998 को यह परीक्षण किया गया था। उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस, और हमारे जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री, और एपीजे कलाम साहब का माइंड था इसके पीछे। सारी की सारी जो रणनीति थी वो कलाम साहब की थी। और 11 मई को उसी दिन दिवस के रूप में विज्ञान प्रौद्योगिकी दिवस घोषित किया। और उसी दिन वाजपेयी जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो ये नारा दिया, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में आता है। बिल्कुल क्लियर है क्या? तो ये पूरा का पूरा मैंने एक बता दिया। अब नरेंद्र नवीन बता रहे हैं कि ऑपरेशन शक्ति का नाम इसको दिया गया। ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति का नाम, तो वो और चीज जोड़ सकते हैं। ये पूरा का पूरा विज्ञान प्रौद्योगिकी दिवस के बारे में बात हो गई। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, चीन का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च बी रॉकेट 5B रॉकेट कहां पर गिरा है? मतलब कहां पर, आसपास कहां पर गिरा है? मैंने आसपास लिखा है, कहां पर? आसपास एक ब्रैकेट में लिखा था, तो आसपास कहां पर गिरा है? क्योंकि वो तो देश पे तो नहीं, आसपास कहां पर गिरा है? तो ध्यान दीजिएगा, चीन का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट कहां पे आसपास गिरा है? तो मालदीव के आसपास गिरा है, लक्षद्वीप के आसपास गिरा है, और पारादीप के आसपास गिरा है, और माजुली द्वीप के आसपास गिरा है। ठीक है। अमर सिंह मीना ये बता रहे मालदीव के आसपास, नरेंद्र शर्मा
ए बता रहे हैं, और नरेंद्र शर्मा भी ए, पूजा शर्मा ए, गीता वर्मा ए, चेतन सिंह ए, जियारफ इशिता, मालदीव, मयूरी मीना ए, ये सभी लोग ए बता रहे हैं, कानू ए। तो देखिए ये आपकी बात बिल्कुल सही है। चीन का एक रॉकेट था, सबसे बड़ा रॉकेट, जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट था। कौन सा रॉकेट था? 5B रॉकेट। उस 5B रॉकेट क्या है कि उसका नीचे से कनेक्ट क्या हो गया, हट गया, और कनेक्ट हट गया तो अंतरिक्ष में वैसे ही घूमने लग गया। अब उसकी आशंका बढ़ गई कि वो पृथ्वी पर कहीं भी गिर सकता है, तो एक चिंता का विषय बना हुआ था। तो ये बेसिकली क्या है, हिंद महासागर में, हिंद महासागर का ये पार्ट हमारा कौन सा हो गया? अब देखिए ये आपका हिंद महासागर है, महासागर, इसी का ये पार्ट कौन सा? अरब सागर, और यहां पर आपका मालदीव। तो इसके आसपास ये मालदीव ये हो गया, तो इसके आसपास ये गिरा है मालदीव में, समझ गए क्या? तो मालदीव में गिरा है। तो हिंद महासागर का पार्ट कौन सा हो गया? कई बार हिंद महासागर भी आ जाता है, पेपर में आ रहा था। हिंद महासागर का पार्ट कौन सा आ गया? अरब सागर, और अरब सागर के में आपका कौन सा? मालदीव। तो मालदीव में गिरा है, समझ गए क्या? मालदीव। एक आपका था लक्षद्वीप, हमारे भारत में है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। पारादीप, पारादीप बंदरगाह कहां पर है? उड़ीसा। और माजुली द्वीप आपका असम में है, जो पहला नदी द्वीप है। ये आपका पूरा आ गया। तो मैंने बोला चीन का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च जो है 5B रॉकेट, जो कहां पर गिरा है? तो मैंने कहा हिंद महासागर। ओवरऑल इसको हिंद महासागर बोलोगे। हिंद महासागर का पार्ट आपका इधर कौन सा आ गया? अरब सागर। अरब सागर में मालदीव के आसपास गिरा है, ठीक है, ये तो बात हो गई। अब हमने मालदीव दिया, तो मालदीव के बारे में आ गया, एक देश है छोटा। और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो है हमारे भारत में केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, ठीक है। और पारादीप जो है वो पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा में। पारादीप बंदरगाह कहां पर है? उड़ीसा, पारादीप। और माजुली द्वीप है वो असम में है। माजुली द्वीप कहां पर है? असम में, जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसके बारे में बात आ गई। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। पहले भी हमारी बात हुई थी, ठीक है। आगे आइए, तीसरा क्वेश्चन, हेमंत बिस्वा शर्मा कहां के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा कहां के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा कहां के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? व्यू एंड लाइक बहुत डिफरेंस आर, बिल्कुल। देखो मेरा कहने मतलब लाइक और व्यू आपका काफी कम है, तो मेरे को क्लास का कोई वो नहीं है, क्योंकि आप ही इंटरेस्ट नहीं लोगे तो मैं भी कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा, क्योंकि मैं मेहनत करता हूं स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट्स उसमें कुछ सोचता नहीं तो फिर मैं क्यों करूंगा, ये बात आपको बता दूं। अमर सिंह मीना, हरपुल सिंह डी, सभी लोग डी बता रहे हैं। सभी लोग क्या बता रहे हैं? डी, सभी लोग डी बता रहे हैं, तो डी आया। और हेमंत बिस्वा शर्मा ये आपके कहां के राज्यपाल, कहां के मुख्यमंत्री हैं? तो असम के। कहां के मुख्यमंत्री है? असम, ठीक है, असम के मुख्यमंत्री हैं। और मैंने आपको बताया कि असम के मुख्यमंत्री हाल ही में बने, और ये बीजेपी सरकार से जुड़े हुए हैं। किसके? बीजेपी। तमिलनाडु के आपके एडीए डीएमके के कौन है? डीएमके के स्टालिन। केरल में आपके पार्टी है ना यूडीएफ, एलडीएफ के, एलडीएफ की पार्टी। पांडिचेरी में आपका गठबंधन है एनडीए का, एनडीए गठबंधन। उनका मुख्यमंत्री आपको बताऊंगा, कुमारस्वामी करके है। तो देखिए असम में बीजेपी की गवर्नमेंट आई है। बीजेपी की गवर्नमेंट में हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा आपके क्या हैं? मुख्यमंत्री बने। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार आई है, डीएमके की सरकार आई है, स्टालिन वहां के मुख्यमंत्री बने हैं। केरल में एलडीएफ की सरकार आई है, जो पिछले मुख्यमंत्री थे वो ही आपके मुख्यमंत्री बने हैं। और पांडिचेरी में एनडीए की सरकार आई है, जो बीजेपी गठबंधन की सरकार है। ये बात आपकी बात आती है, ठीक है, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आप आइए अगला क्वेश्चन आपका, तो पांचवा, सौम्या स्वामीनाथन का संबंध किस संगठन से है? कल आपका काफी इन्होंने वक्तव्य दिया किस पे? कोरोना पे। तो सौम्या स्वामीनाथन का संगठन किस संबंध किस संगठन से? आरबीआई, डब्ल्यूएचओ, नीति आयोग, एनआरएस से, बताइए।
सौम्या स्वामीनाथन का संबंध किस संगठन से है? किस संगठन से है? तो आरबीआई से, डब्ल्यूएचओ से और नीति आयोग से और एनआरएस से। सौम्या स्वामीनाथन का संबंध किससे? बिल्कुल, पूजा ने बताया डब्ल्यूएचओ। पूजा ने क्या बताया? डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ, बी समझ गए? डब्ल्यूएचओ बताया बी। अब आइए आगे बता रहे हैं, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा की मुख्य वैज्ञानिक है, जिन्होंने कल कोरोना के ऊपर बात करी। ठीक है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नर अमिताभ कांत, सॉरी, गवर्नर आपके कौन हो गए? शक्तिकांत दास। ये लो, नीति आयोग है, नीति आयोग का आपका जो अध्यक्ष है वो पीएम, उपाध्यक्ष राजीव कुमार और मुख्यालय आपका दिल्ली में। एनआरएस से है नेशनल रिमोट सेंसिंग एरिया, हैदराबाद, और इसका क्षेत्रीय, हैदराबाद हमारे क्षेत्रीय मुख्यालय जोधपुर में है, क्षेत्रीय मुख्यालय जोधपुर में। यह आपका पूरा स्थिति हो गई। देखिएगा, अब मैं एक बार बोल रहा हूं, सौम्या स्वामीनाथन, जो कल का न्यूज़पेपर आपने देखा, तो न्यूज़पेपर में यह है सौम्या स्वामीनाथन के बारे में कि साहब सौम्या स्वामीनाथन ये कह रही है कि जो एक सेकंड वेव आई है उसका जो कितना खतरनाक है उसके बारे में बताया, तो इसलिए चर्चा में थी। तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा की मुख्य वैज्ञानिक है। इसमें हमने ऑप्शन दिया आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है, जिसका जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास। हाँ, नीति आयोग है, नीति आयोग का दिल्ली में मुख्यालय, अध्यक्ष पीएम है, उपाध्यक्ष आपके राजीव कुमार हैं। एनआरएस से नेशनल रिमोट सेंसिंग एरिया हैदराबाद में एनआरएस से, जो आपका अपना जीपीएस वगैरह, या अपना जो बोलते हैं ना कि जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को बताता है, आपका नेविगेशन सिस्टम को बताता है, वो आपका एनआरएस से, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है, और इसका क्षेत्रीय मुख्यालय अपने राजस्थान के जोधपुर में है। ये टोटल आपकी बात सौम्या स्वामीनाथन के बारे में बताया। अगला 5वां क्वेश्चन, कॉफी का 66% उत्पादन कहां पर है? कल पेपर में आया था कॉफी का उत्पादन काफी घट रहा है, तो कॉफी का उत्पादन 66% कहां पर है? 66% उत्पादन है ब्राजील में, वियतनाम में, कोलंबिया में और उपयुक्त सभी। कॉफी का 66% उत्पादन कहां पर है? बोलिए, ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, उपयुक्त सभी। ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया और उपयुक्त सभी। कॉफी का 66% उत्पादन कहां पर है? ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया और कौन सा? उपयुक्त सभी। देखिएगा, ए बता रहे हैं बिल्कुल, लेकिन 66% इन तीनों देशों में होता है, तीनों देशों में उपयुक्त सभी। और सर्वाधिक आपका इन 66% में लगभग 35% आपका किसमें होता है? इसमें होता है 35-36% किसमें है? ब्राजील में। तो सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन तो ब्राजील में होता है, सेकंड नंबर वियतनाम में है और थर्ड नंबर आपका कोलंबिया का है। तो इस क्वेश्चन में तो सारे के सारे आंसर सही हो गए। ओवरऑल आपको ब्राजील का उत्पादन पूछे, कॉफी का उत्पादन पूछे तो कौन सा है? ब्राजील। अब हम राजस्थान में, भारत में रहते हैं, तो भारत में कॉफी और कहवा के लिए आपका कौन सा? कर्नाटक।
और इसके लिए उपयोगी वर्षा कौन सी होगी? फूलों की वर्षा। फूलों की वर्षा, चेरी ब्लॉसम। ये इसके लिए उपयोगी है। चेरी ब्लॉसम इसके लिए क्या है? उपयोगी। अब मैंने फिर बोला है, वापस बोल देता हूं, कॉफी का 66% उत्पादन पूरे दुनिया में तो इन 3 देशों का है, ब्राजील का, वियतनाम का और किसका? बोलिए कोलंबिया का। तो उपयुक्त सभी आ गया। लेकिन सर्वाधिक उत्पादन दुनिया में ब्राजील में जो 35-37% अकेला ही है, और बाकी वियतनाम और कौन सा है? कोलंबिया है। ठीक है। अब मैंने बोला भारत में हम रहते, तो भारत में कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में है। कौन सी? कर्नाटक। और फूलों की वर्षा जो चेरी ब्लॉसम कहते हैं, वो वर्षा इसके लिए उपयोगी होती है, उपयोगी होती है। और इस कॉफी की किस्म जो प्रसिद्ध है वो रोबस्टा। कौन सी वर्ष किस्म है? रोबस्टा वर्ष किस्म क्या है? प्रसिद्ध है। तो ये दोस्तों हमने आपको 5 क्वेश्चन आज के बताए, हर क्षेत्र को छूते हैं, हर क्षेत्र में आप काम कर सकते हो, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे वाला आइए। आज की कोटेशन क्या कहती है? मुश्किल वक्त का सबसे अच्छा सहारा है उम्मीद। मैंने बोला मुश्किल वक्त का सबसे अच्छा सहारा उम्मीद है। उम्मीद है, समझ गए क्या? उम्मीद है मतलब हमें मुश्किल है, जैसे अभी हम मुश्किल दौर में गुजर रहे हैं और कोरोना हमको घेर रखा है, तो इस मुश्किल दौर में हमारे एक ही चीज सामने आ रही है, उम्मीद, कि कभी तो यह सही होगा, अगले महीने में सही हो जाएगा, 23 तारीख को सही हो जाएगा, 23 तारीख को लॉकडाउन खुल जाएगा तो मेरा ये काम हो जाएगा, मेरी परीक्षा हो जाएगी। तो मुश्किल दौर में सबसे अच्छा सहारा उम्मीद है, और उम्मीद हमें अडिग विश्वास देती है कि सब अच्छा होगा। अगर उम्मीद आदमी छोड़ देता है ना, जैसे आदमी बीमार है और उम्मीद छोड़ देता तो सब कुछ उसका खत्म हो जाता है। तो एक उम्मीद ही सबको सब सहारा देती है, इसके सिवा कोई सहारा नहीं मिलता। ये टोटल आपका पॉइंट आ गया। तो दोस्तों आज के हमने 500 क्वेश्चन आपको करवाए, और दोनों सब चीजों से लगातार जुड़े